दिस इज ब्रेश कुमार एचपीएस अकेडमी माध्यम से। मेरे प्रिय दोस्तों, एनसीईआरटी क्लास 9th का हमारे टॉपिक चल रहे थे। आज टॉपिक है क्लाइमेट अर्थात जलवायु। तो आप पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमने सिलेबस में पढ़ाया था कि हमारे देश की बनावट किस प्रकार की है, इस आकृतियाँ अफवाह के बारे में हमने अध्ययन कराया था। तो आप जानते हो कि हमारे जो वायुमंडल में तत्व पाए जाते हैं, 3 तत्व हैं। अब गैस है, जलवाष्प है और धूलकण है। क्लियर फ्रेंड्स। तो हम दिसंबर में ऊनी वस्त्र को क्यों पहनते हैं, इसका रीजन क्या है? मई के महीने में गर्म अशुभजनक क्यों होता है? जून एवं जुलाई में वर्षा क्यों होती है? इसके बारे में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ये ऑब्जर्वेशन की चर्चा है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप भारत की जलवायु पर ध्यान करके जान सकते हैं। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि 30 वर्ष से अधिक मौसम की अवस्था को विविधताओं का जो कुल युग की जलवायु में मौसम एक विशेष क्षेत्र होता है। इसमें मौसम और जलवायु के तत्वों और वायुमंडल, तापमान, दाब, पवन, आर्द्रता, वर्षण एक ही होते हैं। और आपको ध्यान होगा कि मौसम की जो अवस्था है वह प्राय एक दिन में ही कई बार बदलती हैं, लेकिन फिर भी एक सप्ताह, महीने, वायुमंडल अवस्था लगभग एक समान ही बनी रहती है। जैसे दिन गर्म और ठंडे, हवादार, शांत, कभी आसमान बादलों का घेराव, साफ सुथरा मौसम, इस तरह से सारी ये कंडीशन होती रहती हैं वायुमंडल में। तो ऋतुओं में विभाजन भी होता है। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु होती है। विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। क्या आप जानते हो भारत की जलवायु कैसी है? क्या ऐसा क्यों होता है? तो मेरे प्रिय दोस्तों, इसके बारे में आपको चर्चा करेंगे और बताएंगे। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मौसम, जिसका अर्थ है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होना। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल कई बार पूछा गया है, यहाँ से ये सवाल बनता ही है। क्लियर फ्रेंड्स। तो आप इसमें जरूर देखना। क्लियर। तो जिस तरह से ये शब्द है मौसम, मौसम शब्द है किससे बना है? मौसम से बना है, जो अरबी भाषा का शब्द है। और मानसून का अर्थ होता है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में परिवर्तन होना। क्लियर। क्योंकि मानसून जो खोज की थी वो अल मसूदी यानी अरब विद्वान थे, वो अल मसूदी ने इसकी खोज की थी। मसूदी। क्लियर फ्रेंड्स। भारत की जलवायु को मानसून जलवायु कहा जाता है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्य दक्षिण या दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। सामान्य रूप से एक रूपता होती है, सिमिलिटी होती है। देश की जलवायु अवस्था स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नता। आइए हम देख सकते हैं कि तापमान और वर्षण को देख करके इसे पता चला सकते हैं कि मौसम एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न है। गर्मियों में राजस्थान में मरुस्थल के कुछ स्थानों का तापमान लगभग 50 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में तापमान लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। सर्दियों में रात जम्मू कश्मीर में द्रास का जो क्षेत्र है वो -45 सेंटीग्रेड तक चला जाता है, क्योंकि यह विश्व का सबसे दूसरा नंबर का ठंडा क्षेत्र है। पहला है आपका साइबेरिया क्षेत्र जो रूस में पड़ता है। क्लिफेंड्स। तिरुवनंतपुरम में यह 22 से हो सकता है। डू यू नो अबाउट डिस्कस क्लाइमेट रिलेटेड कंडीशंस? कुछ क्षेत्र ऐसे हैं रात एवं दिन के तापमान में बहुत अधिक वेरिएशन अंतर होता है। थार के मरुस्थल में दिन के तापमान 50 सेंटीग्रेड तक हो सकता है, जबकि रात में ये नीचे गिरकर 15 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। दूसरी ओर केरल और अंडमान निकोबार में दिन और रात तापमान लगभग समान ही रहता है। क्लियर फ्रेंड्स। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जब वर्षण की ओर ध्यान दें तो वर्षण जो प्रेसिपिटेशन के रूप में प्रकार में ही नहीं बल्कि मात्रा में ऋतु के अनुसार भी परिवर्तन होता है। हिमालय के वर्षण अधिकतर हिम के रूप में वर्षा होती है। यानी प्रेसिपिटेशंस आर 3 टाइप्स। जैसे सॉलिड रेन होती है, एसिड रेन होती है और आपकी जनरल रेन होती है। क्लियर फ्रेंड्स। लिक्विड में तो शीर्ष भाग को आप वर्षा के रूप में देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ मेघालय का क्षेत्र है जो 400 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। लद्दाख का जो पश्चिमी राजस्थान में 10 सेंटीमीटर ही तक ही वर्षा होती है। क्लियर फ्रेंड्स। जून और सितंबर तक वर्षा जो, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं तमिलनाडु का अधिकतर बाहर अक्टूबर और नवंबर में वर्षा होती है, जो आपका कटपटा क्षेत्र शीतकालीन वर्षा कहते हैं, वर्षा होती है। सामान्य रूप से तटीय क्षेत्र के तापमान में अंतर कम होता है। देश के आंतरिक भागों में मौसमी या ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम ओर घटती चली जाती है, क्योंकि आर्द्रता कम होती चली जाती है, समुद्र से दूरी बढ़ती चली जाती है। इस प्रकृतियों बनावट में डिफरेंट आता है। क्लियर। और हवाएं शुष्क हो जाती हैं। राजस्थान में घरों की दीवारें मोटी छत क्यों होती हैं? इसका रीजन क्या है? गर्मी का पड़ना। तराई क्षेत्र में गांव मैंगलोर में ढाल की छतें क्यों होती है? क्योंकि वहाँ वर्षा का होना। आसाम में कुछ घर बांस को खंभे बनाए जाते हैं, क्यों? वहाँ पर जल का भराव होना। क्लियर फ्रेंड्स। इस तरह से ये सारा मैटर है, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। जलवायु नियंत्रण क्या है?
किसी क्षेत्र में जलवायु को नियंत्रण करने के 6 प्रमुख कारक हैं। एक है अक्षांश यानी लैटिट्यूड, एक होता है तुंगता और लैटिट्यूड, हाइट या वायुदाब यानी कि एयर प्रेशर, पवन तंत्र, हमारे विंड सिस्टम्स हैं, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएँ, उच्चावच लक्षण। क्लियर? तो पृथ्वी की गोलाई के कारण इससे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांश के अनुसार अलग-अलग होती है और परिणामस्वरूप ही तापमान विषुववृत्त से ध्रुवों की ओर सामान्यतः घटता चला जाता है। जब व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई ओर जाता है तो वायुमंडल में सघनता कम होती चली जाती है, तापमान घटता चला जाता है, पहाड़ियाँ गर्म और मौसम ठंडी होती चली जाती है। वायदा पवन तंत्र में भी उस प्रकार का इम्पैक्ट पड़ता है। ऊंचाई के साथ आप देखेंगे तो वहाँ पर क्या है, निर्भर नहीं रहता है। इस प्रकार से तापमान वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। समुद्र का जल जलवायु का समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे हम समुद्र से दूरी बढ़ती है वहाँ प्रभाव भी कम होता चला जाता है। क्लियर फ्रेंड्स? तो इस तरह से है। आप देख सकते हैं कि लोगों को मौसमी अवस्थाएं कुछ फीलिंग होती हैं और महाद्वीपीय अवस्थाएं गर्मी और सर्दी में अधिक ठंड पड़ती है। महासागरीय धाराएं समुद्र के तट से की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहां गर्मी और ठंडी जलधाराएं बहती हैं और वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर बह तब तक तट गर्म ठंडा हो जाएगा। विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंध भागों में स्थित महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर क्यों स्थित हैं? अंत में किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावच की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऊंचे पर्वत ठंडी अर्थात गर्म वायु को अवरोधक करते हैं। यदि उनकी ऊंचाई उतनी हो कि वे वर्षा लाने वाली वायु के रास्ते को रोकने में सक्षम होते हैं तो ये उन क्षेत्रों में वर्षा का कारण भी बन सकते हैं। पर्वतों के पवनों में उनकी ढाल अपेक्षाकृत सूखे रह जाते हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स, ठीक है ना, जो इम्पैक्ट डालते हैं इस पर, जो कॉज हैं, तो मेजर कॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ इंडियंस ऑफ क्लाइमेट अक्षांश है। कर्क वृत्त देश के मध्य भाग पश्चिम से कच्छ के रण से लेकर के पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है। देश का लगभग आधा भाग कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है, जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। कर्क वृत्त के उत्तर में शेष भाग उपोष्ण कटिबंध है। एंड दो भागों से डिवाइडेशन किया गया, उष्णकटिबंध और उपोष्णकटिबंध। भारत की जलवायु उष्णकटिबंध कटिबंधीय जलवायु और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु दोनों ही भी प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। ऊंचाई एल्टीट्यूड, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत और इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है, जो अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर से हिमालय के क्षेत्र में ये पाई जाती है। एलिफेंट्स, और यहाँ पर आप ये देख सकते हो तो ये है आपका पर्वतों के कारण ही यहाँ पर क्या मध्य एशिया की तुलना ठंडी कम पड़ती है। वायुदाब पवन है। भारत में जलवायु संबंधी मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित हैं, जैसे वायुदाब का धातु पवन है। ऊपरी वायु का परिसंचरण कैसे होता है? पश्चिमी चक्रवात, विक्षोभ और कटिबंधीय चक्रवात। भारत उत्तर पूर्वी पवन है, ट्रेड विंड्स वाले क्षेत्रों में उपस्थित वे पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटियों के से उत्पन्न होती हैं। ये दक्षिण की ओर बहती हुई कोरियोलिस बल के कारण ही दक्षिण ओर विक्षेपित होकर के विस्तृत निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर बहती है। सामान्यतः इस पवन को नमी की मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि ये स्थलीय भाग पर विभिन्न बहती हुई, इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या नहीं होती है। इस प्रकार से भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि कोरियोलिस बल का मतलब है, कोरियोलिस जो फ्रांसीसी थे और वहाँ पर एक आभासी बल होता है जो 1840 में इसकी खोज की थी। फिर पृथ्वी की घूर्णन के कारण ही उत्पन्न आभासी बल जो कोरियोलिस बल कहलाते हैं, इस बल के कारण ही उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध अपने बाईं ओर क्या है विक्षेपित होती है। इसे फेरेर के नियम भी कहा जाता है। भारत की वायुदाब पवन तंत्र अद्वितीय है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर और उच्च दाब और इस क्षेत्र में ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण से निम्न दाब वाले महासागर क्षेत्रों में ऊपर बहती हैं। ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर में उच्च दाब वाले क्षेत्र दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुववृत्त को पार कर दाहिनी ओर मुड़ जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप को निम्न दाब बहने वाली लगती है। इन्हें आप बोलते हैं क्या, जेट धाराएं। और जो ये आपके दक्षिण पश्चिमी पवनों के नाम से भी जाना जाता है। ये पवनें कोस्ट महासागर को ऊपर बहती हुई नमी को ग्रहण करती हुई भारत के मुख्य भूमि पर वर्षा करती हैं। इस तरह से ये परिसंचरण पश्चिमी प्रभाव के रहता है। इस प्रकार से एक घटक है जेट स्ट्रीम, जो कि 27 से 30 उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित होती हैं, इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंध पश्चिमी जेट धाराएं भी कहा जाता है। भारत में ये जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु में छोड़कर के पूरे वर्ष हिमालय के
क्षेत्र चलती हैं। जैसे जेठ धारा एक सक्रिय पट्टी की स्थिति क्षोभ मंडल की अधिक ऊंचाई में 12,000 मीटर या 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिमी हवाएं होती हैं। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर होती है, जबकि ये सर्दियों में 184 या लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। बहुत सी अलग अलग जेठ धाराओं को पहचाना गया है। इनमें सबसे सबसे स्थिर मध्य अक्षांशीय उपोष्ण कटिबंधीय जेठ धारा है। दक्षिण में प्रभावित होती है। इस पश्चिमी प्रभाव के द्वारा ही देश के उत्तर और उत्तरी पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के साथ ही उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेठ धाराएं हिमालय के उत्तर में चली जाती हैं, और पूर्वी जेठ धारा, जिसे हम उपोष्ण कटिबंधीय जेठ धारा कहा जाता है, ये गर्मियों के महीनों पर आदि भारत के ऊपरी लगभग 14 उत्तरी अक्षांश में प्रभावित होती हैं। तो आप पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ जानते हो, सर्दी के महीने में उत्पन्न होने वाला पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाले पश्चिमी प्रभाव के कारण ही ये सारी पवनें भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को प्रभावित करते हुए उष्णकटिबंधीय चक्रवात और मानसूनी महीनों के साथ साथ अक्टूबर नवंबर के महीने में आते हैं। और ये पूरी प्रभाव के साथ ही यहाँ पर देश के तटीय प्रभाव क्षेत्र में और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तटीय वाले क्षेत्र विनाश के बारे में पढ़ा ही सुना होगा। चलिए फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप इस मैप में देख सकते हो, तो ये दे रखा है। तो ये आपका यहाँ से क्या है, उपोष्ण जेट स्ट्रीम है। ये क्या है, उपोष्ण जेट स्ट्रीम। ये क्या है, आपकी उपोष्ण जेट स्ट्रीम। क्लियर। और ये आपका है उपोष्ण जेट स्ट्रीम वाला, ये वाला क्षेत्र कौन सा, उपोष्ण जेट स्ट्रीम का स्थापित हो रहा है नॉर्थ में कर्क रेखा के पास, ठीक है, 20 डिग्री अक्षांश के मध्य अवशरण होता है। और इस तरह से क्या है, यहाँ पर क्या है, इसके बाद क्या है, यहाँ पर यहाँ उच्च वायदा को बनता है और इस तरह से हवा चलती है और यहाँ पर काफ़ी वर्षा करती है। क्लियर। जो उत्तर पूर्वी बंगाली खाड़ी से होती हुई। क्लियर। तो इस तरह रखा है। और आप इसमें देख सकते हैं, ये नेक्स्ट वाला रखा है। तो इसमें हमारे ये है कि ये आपका धरातली पवन है और उष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम है, और ये उपोष्ण जेट स्ट्रीम है। ठीक है ना। तो ये हमारी कौन सी है, धरातली पवन ये चल रही है। ठीक है ना। ये भूमध्य रेखा को क्रॉस करके आ रही है, विषुववृत्त क्रॉस करके आ रही है, और आपके कहाँ पर, मालाबार तट पर, ठीक है, कोकण तट पर टकराती है और वर्षाएं करती हैं। उष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम है। उसी प्रकार ऊपर, यानी कि जैसे उत्तरायण, सूर्य का उत्तरायण होने से ये जेट स्ट्रीम ऊपर क्या है, ऊपर नॉर्थ की ओर खिसकता चला जाता है। क्लियर फ्रेंड्स। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है मेरे प्रिय दोस्तों, तो उसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर आता है भारतीय मानसून। इंडियन मानसून भारत की जलवायु मानसून पवनों से बहुत अधिक प्रभावित है, क्योंकि ऐसा आपने इतिहास में पढ़ा होगा, भारत में आने वाले नाविकों सबसे पहले जो मानसून पर घटनाओं के बारे में दिया, मैंने बताया था कि अरबी जो विद्वान था अल मसूदी ने बताया था भारतीय मानसून किस प्रकार की है। पवन तंत्र की उद्धर दिशा उलट जाती है, उत्क्रमण के कारण ही इन्हें लाभ होता हुआ, चूंकि यह जहाज पवनों के प्रभाव की दिशा को निर्भर है। और अरबवासी को जो व्यापारियों की तरह भारत आए थे, उन लोगों को पवन तंत्र में इस मौसमी उत्क्रमण को मानसून नाम दिया गया। क्लियर। तो मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में लगभग 20 उत्तर से 20 दक्षिण के बीच रहता है। मानसून का जो प्रभाव है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ये सवाल आया था पीजीटी में, इंपॉर्टेंट है। तो 20 उत्तर से 20 दक्षिण के मध्य रहता है। क्लियर फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख सकते हो। तो इसके बाद देखेंगे कि हमारा ये है स्थल नंबर, इसमें महत्वपूर्ण कंडीशन क्या है। एक ये है, स्थल तथा जल की जो गर्म और ठंडे होने की वृद्धि प्रक्रियाओं कारण ही भारत में स्थल भाग निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, जबकि उसके आसपास के समुद्रों के ऊपर उच्च वायु दाब बन जाता है। नेक्स्ट कंडीशन है, ग्रीष्म ऋतु में दिनों में अंतः उष्णकटिबंधीय अवशरण होता है दिनों में, और इस गंगा के मैदानी क्षेत्र की ओर खिसक जाता है। खिसक सकता है, गंगा के मैदानी ओर खिसक जाता है। यह विषुववृत्त को प्राय, यह विषुववृत्त से 5 उत्तर में स्थित होता है। इसे मानसून ऋतु को मानसून गर्त के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बना था। ठीक है ना। ये 20 से 20 उत्तरी अक्षांश पर स्थित होगा। हिंद महासागर मेडागास्कर से लगभग 20 दक्षिणी अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाले क्षेत्र होते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, इस तरह से ये बनते हैं। फिर आता है इसके बाद यहाँ देखते हैं अवसादा। यह उच्च वायदा वाली स्थिति की तीव्रता से भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप ही पठार के ऊपरी समुद्र तल के लगभग 9 किलोमीटर ऊंचाई तक तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं एवं उच्च दाब का निर्माण होता है। ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिम जेट धाराओं का और भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय जेट धाराओं का प्रभाव होता है, क्योंकि ये जो अंत है उष्णकटिबंधीय है, इंटर जो ट्रॉपिकल्स जो कन्वेक्शन क्षेत्र है, वो विषुवतीय अक्षांशों को विस्तृत निम्न वायदाब लो प्रेशर क्षेत्र होता है। यही पर उत्तरी पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती हैं। यह अवशरण क्षेत्र विषुववृत्त के लगभग समानांतर होता है, लेकिन सूर्य की आभासी गति के साथ साथ ही यह उत्तर और दक्षिण की ओर खिसकता है। चलिए फ्रेंड्स,
तो इसके अतिरिक्त आप देख सकते हो कि दक्षिणी महासागर के ऊपरी दाब की अवस्था में परिवर्तन भी होता है, मानसून प्रभावित होता है। सामान्यतः जब दक्षिण प्रशांत महासागर में उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग उच्च दाब होता है, तब हिंद महासागर में उष्ण कटिबंध पूर्व निम्न दाब होता है। लेकिन कुछ विशेष वर्षों में वायदाव स्थिति विपरीत हो जाती है। पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपरी हिंद महासागर की तुलना में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। दाब की अवस्था को नियतकालिक परिवर्तन कहते हैं, जिसे दक्षिण दोलन के नाम से भी जाना जाता है। जो डार्विन पूर्वी उत्तरी जो ऑस्ट्रेलिया का जो क्षेत्र है वो हिंद महासागर 12.30 डिग्री दक्षिणी और 131 पूर्वी से लेकर के ताहिती प्रशांत महासागर 18 डिग्री दक्षिणी और 149 पश्चिमी के दाब के अंतर की गणना मानसून की तीव्रता के पूर्वानुमान के लिए की जाती है। अगर दाब का अंतर ऋणात्मक है तो इसका अर्थ हुआ कि औसत में कम विलंब से आने वाली एल नीनो दक्षिण दोलन की जुड़ा हुआ है। एक लक्षण है जब एक गर्म समुद्री जलधारा प्रभावित होती है। पेरू की ठंडी धारा के स्थान पर 2 से 5 वर्ष के अंतराल में पेरू तट से होकर के बहती है। दाब की अवस्था में परिवर्तन का साथ एल नीनो से है, इसलिए इस घटना को एनशो यानी कि एल नीनो जो हमारी है सर्कुलेशन जो होता है एल नीनो दक्षिण दोलन कहा जाता है। एल नीनो एक ठंडी पेरू जलधारा है जो कि अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास में एल नीनो का नाम दिया गया है। एल नीनो स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चा, जो कि बेबी क्राइस्ट का व्यक्त करता है, जो क्योंकि यह धारा क्रिसमस के समय बहना शुरू होती है। एल नीनो की स्थिति में समुद्र की उच्च सतह को तापमान को बढ़ा देती है, इस प्रकार से व्यापारिक पवनों को शिथिल कर देती है। क्लियर फ्रेंड्स, अब आता है मानसून का आगमन और वापसी। सॉरी, व्यापार पवनों के विपरीत मानसून पवनों की नियमित नहीं होती है, क्योंकि यह स्पंदमान प्रकृति की होती है। उष्णकटिबंधीय समुद्र प्रभाव दौरान ही विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं को प्रभावित होती है। मानसून समय का जून से प्रारंभ होकर के मध्य सितंबर या 100 से 200 दिनों तक ये रहता है। आगमन है और अचानक इसमें वृद्धि भी हो जाती है। लगातार कई दिनों तक ये जारी रहता है। इसे मानसून प्रस्फोट फटना कहते हैं। और मानसून पूर्वी बौछारों से पृथक किया जा सकता है। सामान्य रूप से यह प्रथम सप्ताह मानसून भारतीय प्रायद्वीपीय दक्षिण की छोर से प्रवेश करता है। इसके बाद यह 2 भागों में बंट जाता है। अरब सागरी शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागरी शाखा से 10 दिन बाद 10 जून को आसपास मुंबई पहुंचती है। यह तीव्र प्रगति बंगाल की खाड़ी शाखा को तीव्रता से आगे की ओर बहती है। जून के प्रथम सप्ताह में असम पहुंच जाती है। ऊंचे पर्वतों के कारण ही मानसून पवन पश्चिम में गंगा के दौरान मैदान की ओर मुड़ जाती है। मध्य जून तक अरब सागर शाखा सौराष्ट्र कक्ष एक देश के मध्य भागों में पहुंच जाती है। अरब सागर शाखा एक बंगाल की खाड़ी में शाखा दोनों गंगा के मैदानों में उत्तर पश्चिम भागों आपस में मिल जाती हैं। इसे दिल्ली में सामान्यतः मानसून बंगाली खाड़ी शाखा के जून में अंतिम तक 29 जून तक ये क्या कहते हैं जुलाई में एक प्रथम सप्ताह तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान तक। मध्य जुलाई में मानसून हिमाचल प्रदेश शेष भागों में क्या ही वर्षा करता है। ठीक है, मानसून की वापसी अपेक्षाकृत क्रमिक प्रक्रिया है जो कि भारत के उत्तरी पश्चिमी राज्यों में सितंबर से प्रारंभ हो जाती है और अक्टूबर के तक मानसून प्रायद्वीप के उत्तरी भागों को पूरी तरह से पीछे हट जाता है। प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग में वापसी की गति तीव्र होती है। दिसंबर से प्रारंभ तक देश में शेष भाग से मानसून वापसी हो जाती है। द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है। यह क्रमशः दक्षिण से उत्तर की ओर अप्रैल में के अंतिम सप्ताह से लेकर के मई के प्रथम सप्ताह तक। मानसून की वापसी भी क्रमशः दिसंबर के प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। इस समय देश का शेष भाग शीत ऋतु प्रभावित होता है। ऋतुएं, सीजन। मानसून जलवायु की एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है। एक ऋतु से दूसरे ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होते हैं। विशेषकर ये देश के आंतरिक भागों को ये परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होते हैं। तटीय क्षेत्रों में तापमान में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती है। यद्यपि यहाँ वर्षा के प्ररूपों में भिन्नताएं होती हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आप समझ सकते हो कितने प्रकार के ऋतुओं में अनुभव होता है और भारत में कितने 4 प्रकार की ऋतु पाई जाती है, पहचाना जा सकता है। जैसे शीत ऋतु है, यानी कि आपका विंटर सीजन है, समर सीजन है। ठीक है, कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के अनुसार पर देखा जा सकता है। रेनी सीजन है, ठीक है ना। शीत ऋतु, विंटर सीजन। उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से प्रारंभ होकर के फरवरी तक रहता है और भारत के उत्तरी भाग में आप इस तरह से एक मैप के अकॉर्डिंग देख सकते हो मानसून का आगमन कब होता है। तो इस तरह से हमारे क्या ये सब आपका जो हवाओं का इसमें जल से दिखाया गया है। तो ये आपको 1 जून को कहाँ 5 जून को 1 जून को पहुँचा कहाँ पर केरल के तट पर, फिर 5 जून को पहुँचा ये केरल से चेन्नई तक पहुँचा, ये फिर 10 मुंबई पहुँच गया। फिर इसके बाद 15 जून को आपको जो पहुँच रहा है
देखेंगे कहाँ पहुँच रहा है। ये 15 जून को पहुँचा, गुजरात में पहुँचा, फिर राजस्थान पहुँच गया और 15 जुलाई को यहाँ पर पहुँच करके फिनिश होता है, ठीक है ना। इस तरह से ये सारी, फिर जो जून में ये वाली क्षेत्र भी आता है, क्लियर। तो सबसे पहले मानसून कहाँ आता है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है, उसके बाद फिर केरल में पहुँचता है। दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। तापमान दक्षिण के उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है और पूर्व की चेन्नई का औसत तापमान 24 सेल्सियस से 25 सेल्सियस के बीच होता है, और जबकि उत्तरी मैदान में यह 10 सेल्सियस से 15 सेल्सियस के बीच पाया जाता है। दिन गर्म और रात ठंडी होती है। तुषारपात सामान्य है। हिमालय के ऊपरी ढालों को हिमपात होता है। इस ऋतु में देश में कुछ उत्तरी पूर्वी व्यापक हवा चलती है मेरे प्रिय दोस्तों। ये स्थल से समुद्र की ओर बहती हुई, इसलिए देश के अधिकतर भागों में मौसम शुष्क मौसम होता है, और यहाँ पर आपके पवनों के कारण ही कुछ मात्रा में यहाँ पर क्या है, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में कुछ के पवन समुद्र के स्तर की ओर बहती है। देश के उत्तरी भाग में कोई कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसमें हल्की पवनें एक क्षेत्र से आपके प्रभावित होती हैं। उच्चावच प्रभावित होने के कारण ही उत्तरी पश्चिमी से गंगा घाटी में बहती हुई सामान्यतः इस मौसम के आसमान से साफ तापमान, आर्द्रता कम और शिथिल प्रवृत्ति होती है। शीत ऋतु में उत्तरी पूर्वी मैदान जो है पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी चक्रवात के विक्षोभ का अंतर प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर और पश्चिम एशिया के ऊपरी उत्पन्न होती है। पश्चिम पवनों के साथ ही भारत में प्रवेश करती है। इसके कारण ही शीत काल में ये मैदानों में वर्षा होती है और पर्वतों के हिमपात, जिसकी उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है। यद्यपि शीत काल में वर्षा, जिसे स्थानीय तौर पर महावट कहते हैं, क्या कहते हैं, महावट कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है, क्या कहते हैं, ये महावट कहते हैं, क्लियर। तो प्रादीप के इससे शीत ऋतु को स्पष्ट नहीं होता है, और इससे पवनों के शीत ऋतु में यहाँ पर क्या तापमान पर प्रारूप न के बराबर परिवर्तन होता है। अब देखते हैं ग्रीष्म ऋतु। सूर्य की उत्तरायण की ओर आभासी गति के कारण ही भूमंडलीय ताप पट्टी की उत्तर की ओर खिसक जाती है, और मार्च से मई तक ये भारत की ग्रीष्म ऋतु, किसे, ग्रीष्म ऋतु में होती है। यह पट्टी स्थानांतरण प्रभाव से पता चलता है। अक्षांश के मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड किए गए तापमान को देख करके लगाया जा सकता है कि मार्च में दक्कन के पठार उच्च तापमान और इसके 38 सेल्सियस होता है, जब अप्रैल में मध्य प्रदेश गुजरात तापमान का लगभग 42 सेल्सियस होता है, और इसके बाद देख सकते हैं मई के देश में उत्तरी पश्चिमी तापमान का 45 सेल्सियस होता है। प्रायद्वीप भारत के समुद्र का प्रभाव के कारण यह तापमान कम होता है। देश के उत्तरी भाग में जो ग्रीष्मकाल में तापमान की वृद्धि होती है वो वायुदाब की कमी है। कमी के अंतर है उत्तरी पश्चिमी थार का मरुस्थल है, ठीक है ना, रेगिस्तान डिजर्ट है, और रेगिस्तान से लेकर के पूर्व से दक्षिण पूर्वी पटना तक, छोटा नागपुर पठार तक ये कम दाब वाला लंबा क्षेत्र फैला हुआ है, और पवनों का ये परिसंचरण गर्त के चारों तरफ प्रारंभ होता है। इसे हम लू ग्रीष्मकाल में एक प्रभाव भी लक्षण है, जो धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, शुष्क पवनें चलती हैं, जो कि दिन के समय ये गर्म भारत के उत्तरी पूर्वी पश्चिमी चलती हैं। कभी कभी ये देर शाम तक जारी रहती है। इस हवा का सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है। उत्तरी उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान धूल भरी आंधियाँ आती हैं। ये आंधियाँ अस्थायी रूप से आराम पहुंचाती हैं, और क्योंकि ये तापमान को कम कर देती हैं, और इसके साथ ही ठंडे असमीर हल्की वर्षा लाती हैं। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गर्ज वाली मूसलाधार वर्षा भी हो जाती है। प्राय इस तरह से हिमवृष्टि भी होती है। बैसाख के महीने में पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। तो ये अलग अलग नाम से जानी जाती है। जैसे आपको मालवा तट होता है, इसके आपका मैंगो शावर कहते हैं। अब आपकी कर्नाटक में होती है, उसको चेरी ब्लॉसम के नाम से जाना जाता है। ग्रीष्म ऋतु में अंतर कर्नाटक और केरल के प्राय अलग अलग मानसून के कारण ही इसे नाम जाना जाता है। इसे आम्र वर्षा कहते हैं। वर्षा ऋतु को मानसून आगमन जून से आपका वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है। आपको पता होगा कि आपका मई में 20 मई को आपको वर्षा कहाँ होती है, अंडमान निकोबार होती है पहली वर्षा। जून में प्रारंभ से ही हमारे उत्तरी मैदान में क्या है, निम्न दाब वाले क्षेत्रों से दक्षिण गोलार्ध व्यापारिक पवनों को अट्रैक्शन जो होता है वो दक्षिण पूर्वी यानी कि साउथ ईस्ट ट्रेड का वो इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप देख सकते हो। तो त्रिपुरम में आपको 1 जून 1 दिसंबर इस तरह से है। दिसंबर आपका 15 नवंबर, फिर ये इस तरह से ये सारा दे रखा है, जो आपका कौन सा है, आपका विंटर सीजन का है। क्लियर दोस्तों, इस तरह से आप इसको एक बार मैप के थ्रू बनाएं, और इस मैप बनाकर आप एक बार स्टडी करें, तो इससे क्या है आपको पता चल जाएगी कहाँ पर क्या है। क्लियर। तो इस तरह से क्या है, ये वर्षा हमारे भारत में स्टार्ट हो जाती है। और जो अंडमान निकोबार में वर्षा पहले प्रारंभ हुई मई में, और मई के बाद जून में आ गए। तो जून में वर्षा होते होते केरल के तट पर आते हैं। केरल के तट पर यहाँ पर आकर के काफ़ी घनघोर वर्षा होती है। 5 जून को वर्षा स्टार्ट हो जाती है। 200-250 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है, चूँकि हवाएं पवनमुखी है, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ वर्षा होते होते ऊपर कहाँ आपके गुजरात तक पहुँचती है, और ये वर्षा का क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। मानसून की वापसी और प्रवर्तन मौसम क्या है। अक्टूबर से नवंबर के दौरान ही जो दक्षिण की तरफ से सूर्य आभासी गति के कारण ही आप मानसून गर्त को निम्न दाब वाले या उत्तरी मैदानों में ऊपर शिथिल हो जाता है। धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली का इसका स्थिति ले लेती है। इसके परिणाम स्वरूप ही आप देख सकते हो
कि अक्टूबर से प्रारंभ मानसून के ऊपर उत्तर के मैदान हट जाते हैं। अक्टूबर नवंबर के महीने में गर्म वर्षा ऋतु के शीत ऋतु में परिवर्तन काल होता है। मानसून के वापसी के होने के कारण ही आसमान साफ और तापमान में वृद्धि हो जाती है और दिन का तापमान उच्च हो जाता है, रात का तापमान सुहावना रहता है। अभी भी आर्द्र होती है, उसमें उच्च तापमान आर्द्रता वाले स्थानों के कारण ही दिन का मौसम अश्म हो जाता है और सामान्यतः क्वार की उमस के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर के उत्तरार्ध में विशेषकर उत्तर पूर्वी तापमान तेजी से गिरने लगता है। मासेराम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, जो काफ़ी वर्षा होती है। इसे स्टेलेग्माइट स्टेलेक्टाइट गुफाएं भी प्रसिद्ध हैं। चलिए फ्रेंड्स, नवंबर के प्रारंभ से उत्तर पश्चिम भारत में ऊपर जो निम्न दाब वाले बंगाली खाड़ी की स्थानांतर हो जाती है और स्थानांतर चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित है। अंडमान निकोबार में इसमें जो चक्रवात है सामान्यतः भारत के पूर्वी तट के पार कर जाते हैं। इसका वर्षा ऋतु होती है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात विनाशकारी होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो ये वर्षा का क्षेत्र है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ हो रही है, तो आप देख सकते हो जहाँ पर डार्क दिखाया है वो वहाँ पर वर्षा सबसे अधिक हो रही है, ये वाला क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र पर यानी कि आपको पश्चिमी घाट पर सबसे अधिक वर्षा होती है और आपको कहाँ पर, ये आपको मेघालय का क्षेत्र है। क्लियर दोस्तों, इस कलर के आधार पर इसको रिप्रेजेंट किया गया है। क्लियर, तो यहाँ पर 400 से अधिक वर्षा होती है, इस क्षेत्र में वर्षा होती है और यहाँ पर वर्षा होती है। और इसके बाद 200 से 4 सेंटीमीटर वर्षा हुई, फिर एक पट्टी पाई जाती है, इसमें होती है। फिर इसके बाद 200 से 2 सेंटीमीटर वर्षा होती है, इस वाले क्षेत्र में मिलेगी। तो ये इस तरह से यहाँ पर क्या है, ये रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद आपका जो वर्षा जो हो रही है, कम से कम वर्षा हो रही है, वो ये वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा है। ये वृष्टि छाया वाला क्षेत्र भी कहलाते हैं इसे। क्लियर दोस्तों, तो इस तरह से ये सारी क्षेत्र हैं। आप लोग इसको वेब को एक बार बनाएं, इससे आपको क्या है, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्लियर, तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, अंडमान निकोबार। इसके बाद आपको जो सदाहर वर्षा पाई जाती है, आपका मालाबार तट पर सबसे अधिक वर्षा हो रही है, मेघालय में सबसे वर्षा वर्षा हो रही है। विश्व की सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, आपकी होती है कहाँ पर, मेघालय में, चेरापूंजी माथेरान में होती है। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, आपकी जैसलमेर में और लेह में होती है। क्लियर, वार्षिक वर्षा जो आप इसमें दिखा सकते हैं, ये वर्षा का पूरा मैटर है। क्लियर फ्रेंड्स, तो इसे डेविस्टेड ऑफ द डिलीज क्या होता है, ये आपको देख लेना, इसी बताना है। वर्षा का वितरण, वर्षा के वितरण जो पश्चिमी तट पर जो उत्तरी पूर्वी भारत के लगभग 400 वर्षा होती है और पश्चिमी राजस्थान में ज़्यादा जाती है, वर्षा घटती होती जाती है और राजस्थान में मात्र नगण्य वर्षा होती है। ठीक है ना, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं वर्षा नहीं होती है। और इसके इसके अतिरिक्त आता है कि यहाँ पर 60 सेंटीमीटर वर्षा कम वर्षा होती है दक्षिण पठारी भागों में, आंतरिक भागों में, शादी क्षेत्र के पूर्वी भागों में क्या है, वृक्षाय प्रदेश भी रह जाता है। क्लियर फ्रेंड्स, इसी बात आता है आपका मानसून एकता परिचायक होता है। आप पहले भी पढ़ चुके हो कि हिमालय अत्यंत ठंडा है और प्रादीप भादीप रक्षा करता है। इसके लिए अपेक्षाकृत उच्च अक्षांशों के बावजूद भी उत्तरी भारत के निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है। इसी प्रकार से प्रादीप पठार के 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ है। यह न तो गर्मी अधिक गर्मी पड़ती है, न तो अधिक गर्मी पड़ती है और न अधिक ठंडी, क्योंकि यहाँ पर इसी समकारी इस प्रभावकारी तापमान की दिशाओं में बहुत कम अंतर पाया जाता है। फिर भी भारतीय प्रादीप मानसून की एकता के प्रभाव है और यहाँ बहुत सी स्पष्टता है कि पवनों की दिशा में ऋतुओं के अनुसार ही परिवर्तन होता है और इसमें ऋतु चक्र के सारे इम्पैक्ट पड़ता है और यहाँ पर क्या है, धरातलीय भूदर्श का भी इम्पैक्ट होता है। ये सारी चर्चाएं थी जो हमने इसके टॉपिक के बारे में बात की। ठीक है ना, इसका जो ब्रीफ है अब देख लेते हैं कि नीचे के दिए गए कुछ स्थान, जो स्थान है जब विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस सवाल का एक बार पूछा गया है, वो है आपका है माथेरान। क्लियर, वो कहाँ पड़ता है, तो ऐसे से आप गारो, खासी, जैंतिया है और ये वाला इस क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ पर आपको पता है कितनी सेंटीमीटर वर्षा होती है, ये बताएं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है क्योंकि इसे आकृति बनी कैसे की प्रमुख आकृति बनती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली जो पवन होती है उसे क्या कहते हैं, यानी ऊपर जो बहती है उसे लू कहते हैं। क्या कहते हैं, लू कहते हैं। निम्नलिखित में से किस भारत में उत्तरी पश्चिमी शीत ऋतु में होने वाली वर्षा जो होती है वो कहाँ पर होती है, वो चक्रवाती होती है, मौसम होती है, पश्चिमी विक्षोभ वर्षा होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल पूछा गया है, कौन सा है, पश्चिमी विक्षोभ वर्षा है। क्लियर, भारत के मानसून का आगमन निम्न में से कब होता है, भारत में कब होता है, तो अब वो जुलाई से प्रारंभ होता है, लगभग जुलाई से होता है लेकिन मई से प्रारंभ हो जाता है। पहली जो वर्षा होती है वो कहाँ पर होती है, अंडमान निकोबार में, जिससे हमारे ये द्वीप समूह है और यहाँ 20 मई को यहाँ पर क्या है, पहली वर्षा होती है। फिर आते आते आपका हमारे भारत का क्षेत्र है और ये मालाबार तट पर क्या है, वर्षा होती है, कब, जून से प्रारंभ होती है, 5 जून से। क्लियर, 1 जून से आ जाता है। निम्न में से शीत ऋतु में विशेषता क्या है, गर्म दिन में गर्म रातें और दिन में ठंडी रातें, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखना है। तो निम्न शीत ऋतु में, यानी भारत के शीत ऋतु में विशेषता क्या है, गर्म दिन है तो गर्म रातें होगी, गर्म दिन और ठंडी रातें, यानी गर्म दिन है, रातें कैसे होगी, ठंडी होगी, ठंडे दिन ठंडी रातें, ये सारी चीज़ पाई जाती है। ठीक है, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों से वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल लिखना, मेंस में कई बार सवाल पूछा गया है। भाई प्रिय दोस्तों, भारत में मानसून प्रकार की जलवायु क्यों है, ये आपको बताना है कि यहाँ पर रीजन क्या है, भारत किस प्रकार के मैदानी तापमान को मिलता है। ऐसे ये सारे क्वेश्चन है, आप लोग मैप में ये पढ़ सकते हो।
तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो सकती है, क्योंकि टॉपिक काफ़ी बड़ा था। चलिए फ्रेंड्स, और आप इसको एक बार दो बार इस मैप को अवश्य बनाएं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और इसी से बृहस्पति भी आधारित है। अगर ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो ये आपके कई एक टॉपिक कंप्लीट कर देता है। जिस तरह से मैं आपको बताऊँ, तो एक टॉपिक क्लियर होगा आपका, होता है कौन सा, एक कृषि एग्रीकल्चर वाला क्लियर हो जाता है इससे। फिर आपकी क्या होगा, वेजिटेशन वाला होता है, वनस्पति वाला, वनस्पतियाँ कैसे कहाँ पर मिलेंगी, इससे होता है। फिर मिट्टी आप बता सकते हो, मिट्टी कहाँ पर कैसे पाई जाती है। चलिए फ्रेंड्स, ये स्टेज क्या है, और इसके बाद आप डैम बता सकते हो, बांध कहाँ कहाँ बनाए जाते हैं, ठीक है, जल गतियाँ कंडीशन क्या क्या होती हैं। तो इसे 6 से 7 टॉपिक क्या है, इसे कंप्लीट हो जाते हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है उसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।